आज हम लोग वर्ष 2018 में सामाजिक विज्ञान के प्रथम पाली में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न के विश्लेषण करने वाले हैं। इससे पहले आप लोग को मेरे द्वारा वर्ष 2019 में, 2020 में, 2022 में और 2023 में जितने भी सामाजिक विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं उन सबका विश्लेषण करके दिया गया है। आज 2018 के प्रथम पाली के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति की बात करें तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। हालांकि बोल्शेविक क्रांति आपको बहुत बार मिलेगा 25 अक्टूबर 1917 में हुआ था और कहीं पर आपको मिलेगा नवंबर 1917 में हुआ था, नवंबर में 7 नवंबर को आपको मिलेगा। यह ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रूस में पहले जूलियन कैलेंडर चलता था। रूस में पहले जो कैलेंडर चलता था वह था जूलियन कैलेंडर, लेकिन वर्ष 1918 में एक नया कैलेंडर अपनाया गया जिसका नाम था ग्रेगोरियन कैलेंडर। और जूलियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर दोनों के बीच में 13 दिन का अंतर था। तो जब जूलियन कैलेंडर की बात होता है तब जूलियन कैलेंडर के अनुसार ये जो बोल्शेविक क्रांति है वो बोल्शेविक क्रांति 25 अक्टूबर 1917 में होगा। लेकिन जब बात करें ग्रेगोरियन कैलेंडर की तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार बोल्शेविक क्रांति 7 नवंबर 1917 को हुआ था। इस तरह से इसका आंसर है नवंबर 1917, क्योंकि यहाँ पर अक्टूबर मंथ के कोई ऑप्शन नहीं दिया है। 1917 में ही गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह किया गया था। चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था और यह भी वर्ष 1917 में किया गया था। वर्ष 1905 की बात करें तो 1905 में 2 घटना घटा था। एक है रूस में ही घटा था जिसे खूनी रविवार कहा जाता है। खूनी रविवार की घटना वर्ष 1905 में घटा था। और वर्ष 1905 में भारत की बात करें तो भारत का जो बंगाल का क्षेत्र था उस बंगाल का विभाजन हुआ था। तो आपसे पूछे बंगाल का विभाजन या ब्लडी संडे यानी खूनी रविवार, यह दोनों घटना वर्ष 1905 में घटा था। नेक्स्ट है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाल था। यहाँ पर देख रहे हैं जो शब्द है हिंद चीन, इस हिंद चीन में 3 देश आते हैं, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। अगर आपसे पूछे कि हिंद चीन में कितने देश आते हैं तो हिंद चीन में 3 देश आते हैं। एक का नाम है लाओस, एक का नाम है कंबोडिया और एक देश है वियतनाम। यह प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पे ध्यान रखेंगे। लाओस, कंबोडिया और वियतनाम को संयुक्त रूप से हिंद चीन कहा जाता है और इस हिंद चीन में सबसे पहले पुर्तगाल पहुंचा था। लेकिन आपसे प्रश्न पूछेगा कि हिंद चीन को उपनिवेश कौन बनाया था, तो हिंद चीन को उपनिवेश फ्रांसीसी बनाया था। हिंद चीन को उपनिवेश बनाने वाला जो देश था वो फ्रांसीसी था। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? इसका आंसर होगा दिसंबर 1920 नागपुर के अधिवेशन में। ये जो असहयोग आंदोलन है यह असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 ईस्वी में हुआ था और इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी के द्वारा हुआ था। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था और यह गांधी जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार ने किया था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आरएसएस बोलते हैं। आरएसएस की स्थापना की बात करें तो ये केबी हेडगेवार किया था। केबी हेडगेवार अर्थात केशव बलराम हेडगेवार ने सन 1925 ईस्वी में किया था।
नेक्स्ट है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? इसका आंसर होगा वर्ष 1928। 1928 में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ था। बात करें 1838 के, तो 1838 में 1838 से कोई संबंधित नहीं है, यहाँ ध्यान रखें 1932 के बात करें तो 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन आपसे पूछता है तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1932 में हुआ था। नेक्स्ट है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था? इसका आंसर होगा मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग, पहले ये जो मध्यम वर्ग था, यह मध्यम वर्ग श्रमिक वर्ग में आता था, लेकिन जैसे ही इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति होने की वजह से जो श्रमिक वर्ग था उस श्रमिक वर्ग में सुधार आया और वह श्रमिक वर्ग धीरे धीरे मध्यम वर्ग की ओर शिफ्ट हुआ और बाद में यही मध्यम वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? इसका आंसर होगा रेशम मार्ग। रेशम मार्ग, रेशम मार्ग की शुरुआत होता था चीन से, और चीन से होते हुए भारत, और फिर भारत से होते हुए मध्य एशिया, और मध्य एशिया से होते हुए वह यूरोप जाता था। क्योंकि इस मार्ग से रेशम का व्यापार होता था, इस वजह से इस मार्ग का नाम रेशम मार्ग पड़ गया था। इसे इंग्लिश में सिल्क रूट भी कहा जाता है। अब ध्यान रखेंगे, ये जो रेशम मार्ग है इसकी शुरुआत होता था चीन से, और यह चीन से होते हुए यूरोप तक जाता था। नेक्स्ट है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? इसका आंसर होगा फांसीवादी और नाजीवादी शासन। आपको पता होगा कि एक व्यक्ति था हिटलर, और हिटलर नाजीवाद के समर्थक था, और एक था मुसोलिनी, और यह मुसोलिनी फांसीवाद के समर्थक था। तो आर्थिक संकट जब आया तो आर्थिक संकट की वजह से जो इटली था और जो जर्मनी था, उन दोनों इलाके में नाजीवाद और फांसीवादी शासन का क्या हुआ था? उदय हुआ था। नेक्स्ट है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? इसका आंसर होगा अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका। देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था यह 1878 ईस्वी में पारित हुआ था। एक अंग्रेज था जिसका नाम था लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन, और लॉर्ड लीटन के द्वारा समाचार पत्र को प्रतिबंधित करने के लिए जो एक्ट लाया था उसका नाम था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। और इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अपनी भाषा को बदल करके बंगाली से अंग्रेजी कर दिया था। बात करें हरिजन पत्रिका के, तो यह हरिजन पत्रिका गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। और हिंदुस्तान रिव्यू की बात करें तो हिंदुस्तान रिव्यू के संपादक सच्चिदानंद सिन्हा किए थे। सच्चिदानंद सिन्हा किए थे। नेक्स्ट है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? यह कथन मार्टिन लूथर का है। मार्टिन लूथर ने कहा है कि मुद्रण अर्थात छापाखाना ईश्वर की दी गई सबसे महानतम देन है। और इस मार्टिन लूथर का संबंध जर्मनी से है। ध्यान रखेंगे, ये मार्टिन लूथर है और इनका संबंध जर्मनी से है। जबकि एक व्यक्ति थे मार्टिन लूथर किंग, उन्हें मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी कहते हैं। और ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर का संबंध यूएसए यानी कि अमेरिका से है। ईसा मसीह ये ईसाई धर्म के संस्थापक थे। पैगंबर मोहम्मद ये इस्लाम धर्म के समर्थक थे। और जो मार्टिन लूथर थे ये जर्मनी के थे और ये बहुत बड़ा धर्म सुधारक थे। नेक्स्ट है, सोपानिक ऋषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानिक ऋषि भारत के उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। सोपानिक खेती के अलावा अगर आपसे पूछ ले कि सीढ़ीनुमा खेती या समोच्च खेती का संबंध कौन राज्य से है, तो आप उसका आंसर उत्तराखंड देंगे। नेक्स्ट है,
प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? इसका आंसर होगा 65%। आप पानी को लेकर के 3 डाटा याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि पूरे पृथ्वी पर पानी की मात्रा कितना है, इसका आंसर होगा 71%, यानी 71%। यदि पूछिए आपसे कि महासागरों में पानी की मात्रा कितना है, इसका जवाब होगा 96.5%। और यदि पूछे प्राणियों में पानी की प्रतिशत कितना है, तो इसका आंसर होगा 65%। आप ये तीनों डाटा याद रखेंगे, हमेशा इनसे प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? इसका आंसर होगा 3 वर्ग। 3 वर्ग में बांटा गया है। आप इसे नोट करेंगे। पहला होगा आरक्षित वन, आरक्षित वन। दूसरा जो वन होगा उसे हम बोलते हैं संरक्षित वन, संरक्षित वन। और तीसरा होता है, उसका नाम है अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन। आप इसे नोट करते जाएंगे, अवर्गीकृत वन। ये 3 वर्ग है। इन तीनों को शासन एवं प्रबंधन के दृष्टिकोण से बांटा गया है। नेक्स्ट है, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? इसका आंसर होगा 400 करोड़ हेक्टेयर भूमि। ऐसा प्रश्न बहुत ही कम पूछे जाते हैं, क्योंकि जो भी डाटा पुराना हो जाता है उससे संबंधित प्रश्न बहुत ही कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? आंसर होगा 10 केजी। देखिए, इस्पात को इंग्लिश में बोलते हैं स्टील, और लोहा से ही स्टील बनाया जाता है। लेकिन लोहा में मैग्नीज नामक के धातु मिलाया जाता है, और मैग्नीज नामक धातु मिलाने के बाद उससे स्टील बनता है। लोहा और स्टील में खासियत यह है कि लोहा में जंग लगता है, जबकि जो इस्पात होता है जिसे स्टील बोलते हैं, यह जंगरोधी होते हैं, यानी इसमें जंग नहीं लगता है। लेकिन जंग से बचाने के लिए, यानी जंग नहीं लगे, इस्पात बनाने के लिए, स्टील बनाने के लिए हम लोहा में क्या मिलाते हैं? मैग्नीज मिलाते हैं। नेक्स्ट है, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो कोयले का सर्वोत्तम प्रकार एंथ्रासाइड है। सबसे अच्छा होता है एंथ्रासाइड। सेकेंड नंबर पर आता है बिटुमिनस, तीसरे नंबर पर आता है लिग्नाइट, और जो सबसे घटिया कोयला होता है वो होता है पीट। ये जो चारों ऑप्शन दिया गया है, ये चारों कोयला के प्रकार ही है, लेकिन सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइड होता है। उसके बाद बिटुमिनस होता है, बिटुमिनस के बाद लिग्नाइट होता है, और जो सबसे घटिया कोयला होता है वह पीट होता है। कौन सा कोयला अच्छा होगा? यह कार्बन की मात्रा पर डिसाइड होता है। जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगा वह कोयला अच्छा होगा, और जिसमें कार्बन की मात्रा कम होगा वह कोयला उतना ही खराब माना जाता है। भारत में बात करें तो भारत में बिटुमिनस प्रकार के कोयला ज़्यादा मिलता है, और भारत के तमिलनाडु के नवेली में लिग्नाइट कोयला मिलता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? इसका आंसर होगा चीनी उद्योग। डायरेक्ट इसका प्रयोग उपभोक्ता कर लेता है, इसलिए इसे बोलते हैं उपभोक्ता उद्योग। नेक्स्ट है, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर होगा वर्ष 1986। और आपसे पूछे कोपरा यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब बना था? ये भी बना था वर्ष 1986 में। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग की बात करें तो ये पूरा आपको एक सेपरेट लेक्चर आपको दिया गया है, आप प्लेलिस्ट में जा करके इसको देख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही याद रखिए कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण बना था वर्ष 1986 में। नेक्स्ट है, पाइराइट किस प्रकार के खनिज है? तो यह है अधात्विक। एक होता है धात्विक खनिज, एक होता है अधात्विक खनिज, और यह एक अधात्विक खनिज का उदाहरण है। नेक्स्ट है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी थी। इसका आंसर होगा सी
10.5%। देखिए, जो भी डाटा बहुत पहले के हो उस डाटा को छोड़ करके आप नई डाटा पर ध्यान देंगे। जैसे ये 2001 के यानी 20 साल पहले के डाटा है, तो आपको कोशिश करना है कि जो भी डाटा याद करे वह 2011 के अकॉर्डिंग याद करे, या जो भी रिसेंट डाटा आ रहा है 2014-15 वाला उस डाटा को ध्यान रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा पुराना डाटा होने पर उससे नहीं पूछा जाता है प्रश्न, नई डाटा आने पर प्रश्न पूछा जाता है। तो इसके अनुसार 10.5% होगा। अगर आपसे 2011 भी पूछा जाता तो भी इसका आंसर लगभग यही होता, 10.5% होता। हालांकि लगभग अभी 11% जो बिहार के लोग हैं वो 11% लोग शहर में रहते हैं, जबकि बाकी जितने भी है वो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो देखिए, महात्मा गांधी हो गया, मार्टिन लूथर किंग हो गया, और जो ओलंपिक धावक है टोबी स्मिथ और जॉन कार्लोस, इन सब का संबंध रंग भेद से रहा है। लेकिन ये जो जेड गुडी थे ये राइटर थे और इनका संबंध रंग भेद से नहीं रहा है। महात्मा गांधी के साथ ही भेदभाव हुआ था जब वो अफ्रीका गए थे। मार्टिन लूथर किंग ये अमेरिका के थे, यूएसए के, और बहुत बड़े ये नेता थे, रंग भेद के बहुत बड़े खिलाफ थे। और आप जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे पहला चैप्टर तो उसमें पढ़ेंगे कि जो टॉमी स्मिथ है और जॉन कार्लोस है ये रंग भेद के विरोध किए थे ओलंपिक गेम में ही। जब ओलंपिक गेम हो रहा था, यह 1968 में जब हो रहा था उस समय ये विरोध किए थे। नेक्स्ट है, सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति धर्म पर आधारित होता है, और यह तब होता है जब कोई एक धर्म के लोग अपने धर्म को बाकी सभी धर्मों से अच्छा समझने लगता है, बाकी सभी धर्मों से श्रेष्ठ समझने लगता है, तब जाकर धर्म के नाम पर विवाद होता है, और यह विवाद सांप्रदायिकता कहलाती है। तो इसका आंसर होगा ए, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, इस बात को लेकर जो विवाद उत्पन्न होता है उसे ही सांप्रदायिकता कहा जाता है। नेक्स्ट है, संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार का उदाहरण तो ऐसे बहुत है, लेकिन सबसे अच्छा उदाहरण अमेरिका है। संघ सरकार के मतलब हो गया जहाँ पर केंद्र के सरकार हो और राज्य की सरकार हो। तो केंद्र और राज्य की सरकार जहाँ पर होता है उसे संघ सरकार कहा जाता है। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन संघात्मक नहीं है, ब्रिटेन एकात्मक है। ब्रिटेन एकात्मक सरकार के उदाहरण है। उसी प्रकार से चीन में भी सिंगल पार्टी सरकार है, यानी चीन में कम्युनिस्ट पार्टी एक सिंगल पार्टी है और वही वहाँ पर शासन प्रणाली को संभालती है। तो यहाँ भी एकात्मक की तरह व्यवहार है और ग्रेट ब्रिटेन में भी एकात्मक की तरह व्यवहार है। जबकि अमेरिका में केंद्र की भी सरकार है और सभी राज्यों के सरकार है, और जितना पावर केंद्र सरकार के पास होता है ठीक उतना ही पावर राज्यों के पास, राज्यों के सरकार के पास होता है। नेक्स्ट है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर होगा 1970 के दशक। दशक में 10 साल होता है, दशक में 10 साल होगा। तो जब भी बात कर रहा है 1970 के दशक, इसका मतलब है 1970 से लेकर 1980 तक। और आप पढ़े होंगे कि सन 1975 ईस्वी में भारत में आपातकाल लगा था, और ये आपातकाल भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के विरोध में किया गया था, क्योंकि उनके समय में देश में बेरोजगारी, भुखमरी की स्थिति थी। अतः इससे बचने के लिए सरकार के विरोध हो रहा था, जबकि इंदिरा गांधी अपने पावर के गलत इस्तेमाल करते हुए देश में आपातकाल की घोषणा की थी। बाद में नतीजा यह हुआ कि आपातकाल के बाद जो चुनाव हुआ तो उस चुनाव में केंद्र से कांग्रेस की सरकार हमेशा के लिए समाप्त हो गई, उस वर्ष तक समाप्त हो गई, और एक अलग पार्टी की सरकार बनी थी, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। और ये पहला बार ऐसा मौका था कि केंद्र में कांग्रेस के हार होने के बाद कोई दूसरी पार्टी जीती थी। जो पार्टी जीती थी उसका नाम था जनता पार्टी, और उस समय जो प्रधानमंत्री बने थे वो बने थे मोरारजी देसाई। तो ध्यान रखेंगे, या तो आपसे पूछेगा दशक, दशक पूछे तो 1970 होगा, और अगर वर्ष पूछे तो वर्ष होगा 1977। आपातकाल 1975 में लगा था, और आपातकाल के बाद जब चुनाव हुआ 1977 में, तो 1977 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को केंद्र में हार हुई थी। ध्यान रखें, केंद्र में हार हुई थी। बहुत राज्य में उनकी सरकार थी, लेकिन केंद्र में हार हुई, और
भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कोई बने थे तो वह बने थे मोरारजी देसाई वर्ष 1977 ईस्वी में। तो दोनों तारीख को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह होगा पेड़ बचाने से। आप पढ़े होंगे कि उत्तराखंड में जो आदिवासी समुदाय के लोग थे, ये अंगूर के पेड़ बचाने की वजह से पेड़ से चिपक करके पेड़ को बचाए थे। तो चूंकि पेड़ से चिपक करके पेड़ को रक्षा किए थे, पेड़ के बचाए थे, इसलिए उस आंदोलन के नाम चिपको आंदोलन दिया गया था। और पर्यावरण के लिए ये बहुत बड़ा आंदोलन माना जाता है। ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है, तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू हुआ था? यह हुआ था आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में पूछे कहाँ, तो इसका आंसर होगा नेल्लोर। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में तारी विरोधी आंदोलन हुआ था। आपको जो मेन लेक्चर है उसमें सभी बातें बताया गया है। फिलहाल इतना बता दें कि आंध्र प्रदेश को जो नेल्लोर क्षेत्र है, वहाँ के पुरुष लोग तारी और दारू का सेवन ज़्यादा करते थे, जबकि वहाँ के प्रशासन इसके खिलाफ में कुछ नहीं करते थे। इस वजह से वहाँ की महिलाएं इकट्ठा होकर के आवाज़ उठाई और बाद में वो महिला से एकत्रित होकर के जो भी तारी के दुकान या दारू के दुकान था, वो सभी ठेकेदारे को और जो भी ठेका था उन सबको समाप्त कर दिए थे और एक बड़ा विरोध हुआ था। तो अगर आपसे पूछे कि महिला सशक्तिकरण के उदाहरण कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो चिपको आंदोलन में भी देखने को मिलता है और तारी विरोधी आंदोलन में भी देखने को मिलता है। क्योंकि जो तारी विरोधी आंदोलन हुआ था वो विशेष करके महिलाओं के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट है, राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहले किस देश में पड़ा? यह पड़ा था ग्रेट ब्रिटेन में। नेक्स्ट है, गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? देखिए, जब भी बात हो गठबंधन के, इसका सीधा मतलब है कि जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल आपस में मिल करके सरकार बनाती है तो उसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। तो गठबंधन तब बनेगा जब दो या दो से अधिक पार्टी एक साथ मिले। तो स्वाभाविक है जिस देश में दो या दो से अधिक पार्टी होगा वहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था होगा, क्योंकि एक दलीय व्यवस्था में एक ही दल के लोग चुनाव लड़ेंगे और वो जीतेंगे। द्विदलीय में क्या होगा, एक पार्टी को विजय मिलेगा तो एक पार्टी पराजित होगी। जबकि बहुदलीय में क्या होता है कि स्पष्ट बहुमत जब नहीं मिलता है तो वे सब मिल करके सरकार के क्या करते, निर्धारण करते हैं। इसका आंसर बहुदलीय व्यवस्था। और भारत में कैसा व्यवस्था है, तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। द्विदलीय व्यवस्था की बात करें तो अमेरिका में और इंग्लैंड में द्विदलीय व्यवस्था है, जबकि चीन की बात करें तो चीन में एक दलीय व्यवस्था है, यानी सिंगल पार्टी की सरकार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? अभी बात करें राष्ट्रीय दल की, हमेशा इसकी संख्या बदलते रहता है, लेकिन बात करें 2023 के तो अभी राष्ट्रीय पार्टी की संख्या 8 है। हालांकि इसकी संख्या हमेशा बढ़ते घटते रहता है। इसमें से बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय दल है, बहुजन समाज पार्टी भी राष्ट्रीय दल है, भारतीय जनता पार्टी है, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, ये क्षेत्रीय पार्टी है, ये बिहार की पार्टी है। लोक जनशक्ति पार्टी जिसे लोजपा कहते हैं, जिनके संस्थापक थे रामविलास पासवान और इनका चुनाव चिन्ह है बंगला छाप। नेक्स्ट है, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के सबसे अच्छा एग्जाम्पल भारत है। अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, चीन में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इसका आंसर होगा बिहार। बिहार एक पिछड़ा राज्य है। बिहार एक पिछड़ा राज्य है। इसे पिछड़ा इसलिए बोलते हैं क्योंकि बिहार में सिंचाई सुविधा, यहाँ पर कल कारखाने, शिक्षा, इन सब की क्या है, कमी है। अतः इस वजह से इसे पिछड़ा राज्य कहते हैं। इसमें लगे बाकी बिहार के साथ जो देख रहे हैं केरल, पंजाब और दिल्ली, ये सभी राज्य पिछड़ा न होकर के ये सभी राज्य विकसित राज्य के श्रेणी में आते हैं। खास करके दिल्ली और केरल की बात करें तो इन सब की व्यवस्था अच्छी खासी है। ठीक से
नेक्स्ट है शेयर बाजार की नियामक संस्था है, तो शेयर बाजार की नियामक संस्था होगा सेबी। शेयर बाजार की नियामक संस्था है सेबी। शेयर बाजार के नियामक संस्था है सेबी। सेबी का मतलब होगा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसे ध्यान रखेंगे, एस से सिक्योरिटी, इस से एक्सचेंज, बी से बोर्ड ऑफ, ई से आई से इंडिया। और यह सेबी के मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये भारत के केंद्रीय बैंक है। भारत के रिजर्व बैंक आरबीआई है। और बात करें शेयर बाजार की नियामक का मतलब देखने वाली संस्था, जिसके देख रेख में है, तो शेयर बाजार की देख रेख सेबी के अंडर में होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? इसका आंसर होगा व्यावसायिक बैंक। व्यावसायिक बैंक एक ऐसी संस्था है जो लोगों को ऋण प्रोवाइड कराती है, और यह जो व्यावसायिक बैंक है यह कहीं ना कहीं सरकार के नियम के अनुसार कार्य करते हैं। जबकि जो आपके दोस्त रिश्तेदार हो गए, जो व्यापारी हो गया और जो महाजन हो गए, ये लोग सरकार के देखरेख में कार्य नहीं करते हैं, सरकार के नियमावली के अनुसार कार्य नहीं करते हैं। इसलिए इन सब को गैर संस्थागत वित्त के साधन बोलते हैं। देखिए महाजन, सेठ, साहूकार ये लोग भी कर्ज देते हैं लोगों को, लेकिन ये कितना कर्ज देते हैं, कब देते हैं, इन सब की जानकारी सरकार के पास नहीं होती है। अतः ये लोग संस्था तो है वित्त देने के, लेकिन इसे गैर संस्थागत बोलते हैं। नेक्स्ट है भारत के वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत के वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है, मुंबई को। और आपसे पूछे कपास नगरी किसे कहते हैं, तो ये मुंबई होगा। माया नगरी के बारे में पूछे तो ये भी मुंबई होगा। आपसे पूछे कि बताइए, एक होता है सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली, तो सिलिकॉन वैली जब पूछा जाए तो उसका आंसर होगा बेंगलुरु। भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तु होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तु सबसे ज़्यादा बेंगलुरु में बनाया जाता है, इसलिए इसे सिलिकॉन सिटी भी कहते हैं, सिलिकॉन सिटी, याद रखेंगे सिलिकॉन सिटी। नेक्स्ट है इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? बीमारू राज्य इसमें से कर्नाटक नहीं है, जबकि बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा ये सभी बीमारू राज्य। जब भी बीमारू राज्य पूछे तो आप लिख लेंगे बीमारू, बीमारू। और बी आई से इसमें हो जाएगा बिहार, एम से हो जाएगा मध्य प्रदेश, ए से आप एम ए से मध्य प्रदेश ही लेंगे, आर से राजस्थान, यू से आप उड़ीसा ले सकते हैं। तो ये बीमारू राज्य के श्रेणी में आता है ये सभी राज्य। बीमारू राज्य के मतलब हो गया वैसा राज्य जहाँ पर न तो बिजली की सुविधा हो, न अस्पताल की सुविधा हो, न स्कूल की सुविधा हो, और न ही कल कारखाने की सुविधा हो। चूँकि यही वस्तु किसी राज्य को विकसित की श्रेणी में लाता है, और ये जब सुविधा नहीं होगा तो राज्य के विकास दर एकदम धीमा हो जाएगा, और उस राज्य में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनका स्तर बहुत ही कम पड़ जाएगा। इसलिए इस राज्य को हम लोग बीमारू राज्य कहते हैं, क्योंकि जो भी मूलभूत सुविधाएं होती है उस सभी मूलभूत सुविधाएं की इन राज्यों में कमी है। नेक्स्ट है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? देखिए वैश्वीकरण के मुख्य अंग की बात करें तो इसकी संख्या हो जाएगा 5। वैश्वीकरण आप लोग मुख्य लेक्चर में डिटेल से पढ़िएगा कि जब सभी देश की अर्थव्यवस्था को जोड़ दिया जाता है तो उसे हम लोग वैश्वीकरण का नाम देते हैं। नेक्स्ट है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? अभी इसका आंसर बताया था आप लोग कोपरा के बारे में, इसका आंसर होगा 1986। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को ही हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कोपरा बोलते हैं, कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को हिंदी में बोलते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, यह बना था 1986 में। नेक्स्ट है स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? इसका आंसर होगा हॉलमार्क। सोना का आभूषण हो या चांदी का आभूषण हो, उन दोनों की शुद्धता की जाँच के लिए हम लोग हॉलमार्क का चिन्ह देखते हैं। जबकि खाने पीने के वस्तुओं की शुद्धता के जांच के लिए एक मार्क के प्रयोग किया जाता है। और जो भी फैक्ट्री में वस्तु बनता है, कारखाने में वस्तु बनता है, उन सब के शुद्धता की जांच के लिए ISI मार्क का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदियों में बाढ़ आने का इसमें से सभी कारण है, लेकिन इसमें पूछा प्रमुख कारण क्या है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं जल की अधिकता।
जब ज़्यादा पानी होगा तो होगा क्या कि जो नदी के जो तटबंध है उस तटबंध से पानी बाहर निकल आएगा इस क्षेत्र में या इस क्षेत्र में, और वही बाद में बाढ़ के कारण बनेगा। हालांकि वर्षा के देखता और नदी के तली में अवसाद का जमाव ये सब भी कारण होते, लेकिन कोई एक पूछे तब वो से जल की अधिकता। लास्ट प्रश्न है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? इसका आंसर होगा आयताकार। देखिए, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है और जहाँ पर भी लग रहा है कि भूकंप आने की संभावना है तो वहाँ पर घर इस प्रकार के होना चाहिए, आयताकार। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो झंडानुमा घर बनाते हैं या एल आकार के घर बनाते हैं। तो जो भी एल आकार के घर बने या झंडानुमा घर बने या कभी कभी टी आकार के भी घर बनता है, यानी ऊपर ले जाकर क्या होगा कि बहुत सारे लोग जैसे कि एल आकार के घर इस प्रकार के हुआ, या आगे जाकर के क्या करेंगे, छत को बढ़ा देंगे जिससे इनका आधार कमज़ोर पड़ जाता है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऊपर के तरफ ऐसे टी आकार के घर बना लेते हैं, यानी नीचे आधार कम है लेकिन जो छत बनाएंगे वो छत ज़्यादा फैला देते हैं। ये जितने भी प्रकार घर है ये सभी भूकंप आने पर ध्वस्त हो जाएंगे, इन सबके गिरने की संभावना अधिक होती है। तो जहाँ भी भूकंप आने की संभावना है अगर वहाँ पर इस प्रकार के आयताकार घर बन रहा है तो उसको सुरक्षित होने की उम्मीद ज़्यादा होता है। इस तरह से हम लोगों ने वर्ष 2018 में जो प्रथम पाली का प्रश्न पूछा गया था उसकी चर्चा किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2018 में जो सेकेंड पाली में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उन सबका विश्लेषण करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।